ये खतरा काफ़ी गंभीर है और मेरे ख्याल से 1970s के बाद इतना ज़्यादा खतरा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ने फेस नहीं किया होगा जो पिछले 10 सालों में और ख़ास करके पिछले 5 सालों में उनको सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा था कि अब हम दूसरी राजनीति की तरफ आ गए हैं, 15 पुरानी राजनीति अब ख़त्म हो चुकी और पुरानी राजनीति के ख़त्म होने की आप इसको एक सिम्टम समझ सकते हैं और एक कॉज भी समझ सकते हैं। आज ये हालात हैं कि जो फीलिंग ऑफ वननेस 1970s 1980s तक हर एक कम्युनिटी आपस में मिलना जुलना, खाना पीना, उठना बैठना, अपने फेस्टिवल्स को साथ में सेलिब्रेट करना, वो फीलिंग धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। और अब मेरे ख्याल से जो ब्रेक डाउन हो चुका है कम्युनिटी का, उसमें इंडियंस अगेंस्ट पाकिस्तानीज, हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स, ओल्ड इमिग्रेंट वर्सेस न्यू इमिग्रेंट, यूथ वर्सेस ओल्डर पीपल, जो यहाँ पे गिग वर्क के लिए आए हुए हैं वर्सेस मोर सेटल्ड पॉपुलेशन, मोर असिमिलेटेड वर्सेस लेस असिमिलेटेड। और ये सिर्फ हिंदू या मुसलमानों में ही नहीं है, सिखों में भी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी के अंदर भी है। और आपको पता ही है कि हर एक डायस्पोरा मदरलैंड की पॉलिटिक्स को लेके आता है इन द न्यू लोकेशन। नई किस्म की पॉलिटिक्स हैं, इसमें असिमिलेशन इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है। तो अगर आप कट्टरपंथी मुसलमान हैं तो आप एक तरह से विजुअली भी उसको आप प्रेजेंट करते हैं, जैसे कपड़े आप पहनते हैं, जैसे आपके चेहरे पे दाढ़ी हो या आपने चेहरा कवर किया हुआ हो। या अगर आप हिंदू हैं तो फिर आप अपनी फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए एक एग्रेसिव किस्म से आप करना चाहते हैं, जो कि शायद आपको लीगल परमिशन हो या ना हो उस तरह की चीज़ करने के लिए। उसमें भी पहनावे और दिखावे में फ़र्क आया। अब देखिए कि हमने भी पहना है बचपन में कलावा, अभी भी पहनते हैं, मगर उससे अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को हमने पहले कभी नहीं जोड़ा था जो आज लोग जोड़ते हैं। जिस तरह की डेमोग्राफिक है वहाँ पे लेस्टर के अंदर, वैसी डेमोग्राफिक तो किसी और टाउन में नहीं है। लेस्टर में 50% से ज़्यादा हैं लोग नॉट ऑफ वाइट ब्रिटिश ओरिजिन, और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी बहुत पुरानी है। लेकिन सेपरेटिज्म जो हमने देखा वहाँ पे इलाकों के हिसाब से, वैसा मैंने मैनचेस्टर ब्रैडफोर्ड में भी हैं इलाके जो कि मोस्टली मुस्लिम हैं या मोस्टली हिंदू हैं, मगर फिज़िकली सेपरेट एरियाज मुझे देखने को नहीं मिला था इस तरह से यूके की शहर में। और हमारे इंडियन टाउन्स में भी मैंने जहाँ पे भी आपको पता ही है कि मुस्लिम एरियाज लोग कहते हैं, मगर इतना ज़्यादा सेपरेट एरिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ, गेटवाइजेशन। और इस ये एक दिन में नहीं हो सकता है, दिस हैज़ टू हैव हैपेंड ओवर अ कोर्स ऑफ डेकेड्स। हेलो एंड वेलकम टू सिनिंग पॉडकास्ट लंदन वार्ता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस पॉडकास्ट के तहत हम वो सारे विषय, सब्जेक्ट्स, थीम, मौजूआत डिस्कस कर रहे हैं जो ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 साल से दुनिया को बदलने में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। मतलब ये कि जो दुनिया हमारी जैसी होती थी अब से 3-4 साल पहले वैसी नहीं रही, और वो किसी भी तरह के देश के हालात हों या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हो या देशों के अंदर के हालात हों। तो आज हमारा जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है रेस रिलेशंस इन द यूनाइटेड किंगडम। और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं डॉक्टर सुबीर सिन्हा। आप साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जो कि एक हिस्सा है यहाँ लंदन की बहुत ही मशहूर स्वास लंदन यूनिवर्सिटी का, और इस वक्त ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं। हम दोनों लंदन में हैं लेकिन मजबूरियां ये हैं कि ऑनलाइन है। सुबीर सिन्हा, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच परवेज भाई, इट हैज़ ऑलवेज बीन एन एम्बिशन। मुझे हमेशा ये लगता था कि किसी दिन हम भी आएंगे आपके शो पे, तो आपने आज मौका दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपके लिसनर्स को हमारे तरफ से सलाम एंड वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं, रेस रिलेशंस इन द यूके। ये बैकग्राउंड बस इतना मैं कहूँगा 2 सेंटेंसेस में, 2 वाक्यों में, कि आज ये समझा जाता है कि रेस रिलेशन, ये जो मुख्तलिफ जातियां हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं यूके में रहने वाली, उनको आज बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, और शायद ये चैलेंजेस बहुत ही ऐतिहासिक हैं, तारीख़ी हैं, हिस्टोरिकल हैं। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि ये जो ख़तरा महसूस करती हैं एथनिक माइनॉरिटीज़,
ये जो अलग अलग रेसेस हैं यूके में, ये खतरा कितना गंभीर संजीदा है? ये खतरा काफ़ी गंभीर है और मेरे ख्याल से 1970s के बाद इतना ज़्यादा खतरा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ने फेस नहीं किया होगा जो पिछले 10 सालों में और ख़ास करके पिछले 5 सालों में उनको सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से आपने जैसे कहा था कि अब हम दूसरी राजनीति की तरफ आ गए हैं, 15 पुरानी राजनीति अब ख़त्म हो चुकी, और पुरानी राजनीति के ख़त्म होने की आप इसको एक सिम्टम समझ सकते हैं और एक कॉज भी समझ सकते हैं। जैसे कि जो प्रोजेक्ट था इसके पहले ब्लेयर का कि हम सारी कम्युनिटीज़ को किसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, आज की जो रेशियल पॉलिटिक्स है वो हमें इंडिकेट करती है कि वो अटेम्प्ट था वो फेल हो चुका है। और इंटीग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अब कैसे आगे होगा, वो हम पुराने मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होगा कि पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो है वो भी फ़िलहाल ब्रिटेन में अनप्रेसिडेंटेड है। 25% लोग ऑफिस ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक अपने आप को नॉन वाइट डिस्क्राइब करते हैं, और करीब 15% लोग हैं यूके की पॉपुलेशन में जिनका जन्म जो है वो यूके के बाहर हुआ था। आपने एक तरह से बैकग्राउंड हमारे सामने रख दिया और ये भी कह दिया कि ये बहुत ही गंभीर खतरा है जो रेसिस हैं यहाँ पे, जो रेस रिलेशंस हैं उनके लिए भी, और जो एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जिनको अल्पसंख्यक समुदाय भी कह सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो नॉन वाइट समुदाय है, ठीक है, और उसमें साउथ एशियन कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। अब बात यह है कि किस तरह के थ्रेट्स हैं, किस तरह की धमकियां हैं, किस तरह के खतरों का सामना है। सबसे पहले शुरू करते हैं साउथ एशियन कम्युनिटी के साथ, जिसमें कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सारे मुल्क आ जाते हैं। देखिए, खतरा हर एक इमिग्रेंट कम्युनिटी के ऊपर जो है वो दो कैटेगरीज का है। एक है स्ट्रीट वायलेंस का, और इसमें कभी कभी ये सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड होता है, मगर स्ट्रीट वायलेंस, एवरीडे फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म, आपने देखा होगा क्लिप्स वगैरह की, ट्रेन में किसी को परेशान किया जा रहा हो, ख़ास करके अगर वो दाढ़ी वाले हों या उन्होंने हिजाब पहना हुआ हो। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिजाब पहनने वाले लोगों को या सिर्फ दाढ़ी वाले लोगों को ही परेशान किया जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने पहले इस तरह के क्लिप्स बनाए, फिर आपने सोशल मीडिया पे डाले, लाखों लोगों ने उसको देखा, वो एक नैरेटिव के अंदर किसी ने उसको फोल्ड कर लिया। तो एक तो ये है कि एवरीडे फॉर्म्स। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, आज के ज़माने में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा जाता है, रिफॉर्म और रिस्टोर, कि इस तरह की सेंटिमेंट्स का उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत सोचना होगा कि इस तरह की फीलिंग्स सिर्फ इन दोनों पार्टीज़ के अंदर ही है। अगर आप जाएंगे पिछले 10-15 साल के इतिहास में, तो कंजर्वेटिव और लेबर को भी थोड़ा ब्लेम शेयर करना पड़ेगा। थर्ड है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे यानी कि पार्टीज से अलग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। एक तरफ ब्लेयर के ज़माने से चल रहा था कि कैसे लोगों को इंटीग्रेट किया जाए, मगर दूसरी तरफ उनकी ऑस्टेरिटी पॉलिसी आ गई, तो जो पब्लिक प्रोग्राम्स थे इंटीग्रेशन वगैरह के, उन्होंने उसको आउटसोर्स कर दिया, खास करके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, खास करके मंदिरों को, मॉस्क्स वगैरह को। तो एक तरह से वो भी फेलियर रहा है। और वो फेलियर आज हमारे सामने निकल कर आ रहा है किसी न किसी तरह से, जिस पर हमारी नज़र है और जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने इशारा किया डिविजन्स जो ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस मुल्क में, यानी यूनाइटेड किंगडम में, वो किस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया, कहीं ना कहीं बीज भी बोया है, जो आज रेस रिलेशंस में हम एक तलखी देख रहे हैं, कड़वाहट देख रहे हैं। आपने दो पार्टियों को नाम लिया, मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं। जो यहाँ तीन बड़ी पार्टियां एक लंबे अरसे से चली आ रही हैं, आमतौर पर उनमें कंजर्वेटिव पार्टी है जिसको लोग टोरी पार्टी भी कहते हैं, ये बिल्कुल दक्षिणपंथी पार्टी रही है हमेशा से, और बहुत बार इन्होंने सत्ता बनाई है, इक़्तिदार में आए हैं यूके में। उसके बाद में लेबर पार्टी का नाम आता है। लेबर पार्टी को आमतौर पर बाएं बाजू की वामपंथी पार्टी माना जाता है, और इन्होंने भी खूब सरकारें चलाई हैं और खूब सरकार की नीतियां बनाई हैं। तीसरी पार्टी है लिब डेम्स, लिबरल डेमोक्रेट्स। ये सोशलिस्ट थोड़े से हैं, प्रो यूरोपियन हमेशा से रहे हैं, और बीच में है, कह सकते हैं सेंट्रिस्ट किस्म की पार्टी है।
और ये भी कभी ना कभी कोलिशन के साथ में यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट में रहे हैं। ख़ास तौर से डेविड कैमरन जब आते थे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनके साथ में निक क्लेग जो इनके लीडर थे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये तो तीन पार्टियां हो गई, लेकिन न्यू किड ऑन द ब्लॉक जहां से राजनीति शुरू होती है वो ये है कि अब अति दक्षिण पंथी पार्टियां या थोड़ा सा फार राइट तो कहना मतलब पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लगता, भले ही हों वो, लेकिन ये कि जो और ज़्यादा राइट विंग पार्टियां हैं उनमें दो पार्टियां खास तौर पर अब निकल कर आई हैं। उनमें एक है रिफॉर्म पार्टी जिसके लीडर हैं नाइजल फराज। ये वही हैं जिन्होंने ब्रेक्सिट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ब्रेक्सिट कराने के बाद में ऑलमोस्ट गुमनाम से हो गए थे, लगता था कि सियासत में इनका क्या हुआ, लेकिन फिर उन्होंने ये पार्टी बनाई और उसके बाद आगे चल पड़े। और आज की तारीख में समझा जाता है कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाते हैं तो रिफॉर्म पार्टी गवर्नमेंट में आ सकती है, नाइजल फराज प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन इन्हीं के एक टूटे हुए शख्स हैं, इन्हीं के पार्टी से निकले हुए हैं, इन्हीं के साथ ही रहे हैं, रूपर्ट लो। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं एक जगह से, यारमत से, और उन्होंने पार्टी बना ली रिस्टोर, एक तरह से उसका नाम रखा। वो उनसे भी ज़्यादा मतलब ये क्या होता है राइट विंग, और ये उससे भी ज़्यादा राइट विंग है रूपर्ट लो। तो ये है यहाँ पे एक तरह की पॉलिटिक्स है जो आपस में इस बात के लिए कहीं ना कहीं अंदर खाने इनमें संघर्ष है कि किसका वोट कौन लेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा जो गोरे लोग हैं, जैसे अमेरिका में हुआ था, उसका वोट कौन ले जाएगा और डेमोक्रेट्स किस समय क्या आएगा। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में भी उसी तरफ आपने इशारा किया है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये डिविजन्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं जिनका जिक्र अभी आपने किया, डिविजन्स तो साउथ एशियन कम्युनिटी में भी हैं, और ये तकरीबन 50 लाख के आसपास लोग हैं साउथ एशियन कम्युनिटी के। यहाँ पे जो साउथ एशियन कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं रहने वाले, उनकी तादाद 5 मिलियन। तो ये डिविजन्स क्या हैं इन साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और आपने रिफॉर्म और रिस्टोर की बात उठाई, तो मेरे ख्याल से एक चीज़ को बैकग्राउंड में रखना ज़रूरी है, और वो है ब्रेग्जिट का वोट। उसके पहले एक पार्टी उभरी थी, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी, यूकिप। नाइजल फराज उससे भी जुड़े हुए थे। लेकिन ब्रेग्जिट जो है वो इमिग्रेंट्स ऑफ साउथ एशिया को लेकर के तो वोट था नहीं, वो तो मतलब यूरोपियन यूनियन को लेके वोट था। मगर यहाँ के जो सबसे मतलब एमिनेंट पोलस्टर्स हैं, जॉन कर्टिस वगैरह, इन्होंने 2016 में ब्रेग्जिट वोट के बाद एक सर्वे किया था, और उसमें इन्होंने पाया था कि जिन्होंने ब्रेग्जिट के लिए वोट किया है उनके अंदर एंटी इमिग्रेंट फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और वो ये मतलब उनका ये सोचना है कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा लोग छोटे छोटे टाउन्स वगैरह में बसाए गए, क्योंकि उन दिनों जो है वो सब जगह जंग छिड़ी हुई थी, रेफ्यूजीज़ आ रहे थे, ब्रिटेन की कमिटमेंट थी यूरोपियन ह्यूमन राइट्स को लेकर के कि हम बसाएंगे अपने कंट्रीज़ में। तो मेरे ख्याल से एक वो बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है कि मतलब 2005-06 से अभी तक जो कांस्टेंट वॉर्स चल रही हैं, जिसके वजह से कि नॉट साउथ एशियन मगर काफ़ी इमिग्रेंट्स केम फ्रॉम अदर प्लेसेस, उन जगह से फिर रेफ्यूजीज़ वगैरह भी आए। जहाँ तक साउथ, सो एक मतलब विजिबली आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप बदल गया। अब आपको सब जगह दिखाई पड़ेंगे हमारे इलाके के लोग, या फिर अफ्रीका या मिडिल ईस्ट के लोग, जो कि 10-15 साल पहले तक इतना मतलब इतनी तादाद में नहीं दिखाई पड़ते थे वो। जहाँ तक साउथ एशियंस का सवाल है, ये इनकी अपनी, मैं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहूँगा मगर 3-4 लेयर्स हैं। और ये भी समझना ज़रूरी होगा आज के लिहाज से कि एक आप देख लीजिए कि 1947 से साउथ एशिया के वर्कर्स यहाँ पे आए, पंजाब से आए फ्रॉम इंडिया, बंगालीज आए इन मेडिकल प्रोफेशन, आपको देख लें आप मीरपुरी आए फॉर द नॉर्थ इंडस्ट्रियल वर्क, बांग्लादेशीज तो बहुत पहले से यहाँ पे आए हुए थे, मगर फिर उनका भी आना जाना जो है 1971 के बाद काफ़ी चला। मेरे ख्याल से सारी कम्युनिटीज़ एक उनको 70s का जो था डेकेड, वो तो रेस रिलेशंस के लिए बहुत ख़राब था, और सब जगह एंटी एशियन वायलेंस। वो तो अभी हाल में डिफाइंट नाम की जो डॉक्यूमेंट्री आई है चैनल 4 पे, उसमें उन लोगों ने काफ़ी इसको डिटेल में देखा। और जो पहला वो मतलब इनके खिलाफ अटैक्स हुए थे फ्रॉम वाइट नेशनलिस्ट, नेशनल फ्रंट या उससे भी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस, एक
एकजुट होकर के उन लोगों ने सामना किया। देयर वाज समथिंग इन कॉमन। एक तो आप आए 47 में, फिर आप आए 1960s और 1970s में, आपको बसाया गया सिटीज़ लाइक लेस्टर वगैरह में, आपको हाउसिंग वहाँ पे मिली, और एंटी एशियन फीलिंग और एंटी एशियन वायलेंस उस समय से चलता रहा, और बीच में मेरे ख्याल से थोड़ा कूल डाउन हुआ। आज ये हालात हैं कि जो फीलिंग ऑफ वननेस 1970s 1980s तक, हर एक कम्युनिटी आपस में मिलना जुलना, खाना पीना, उठना बैठना, अपने फेस्टिवल्स को साथ में सेलिब्रेट करना, वो फीलिंग धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। और अब मेरे ख्याल से जो ब्रेक डाउन हो चुका है कम्युनिटी का, उसमें इंडियंस अगेंस्ट पाकिस्तानीज, हिंदूज अगेंस्ट मुस्लिम्स, ओल्ड इमिग्रेंट वर्सेस न्यू इमिग्रेंट, यूथ वर्सेस ओल्डर पीपल, जो यहाँ पे गिग वर्क के लिए आए हुए हैं वर्सेस मोर सेटल्ड पॉपुलेशन, मोर असिमिलेटेड वर्सेस लेस असिमिलेटेड। और ये सिर्फ हिंदू या मुसलमानों में ही नहीं है, सिखों में भी है, बांग्लादेशी कम्युनिटी के अंदर भी है, और आपको पता ही है कि हर एक डायस्पोरा मदरलैंड की पॉलिटिक्स को लेके आता है इन द न्यू लोकेशन। मैं यहाँ आपसे ये समझना चाहता हूँ कि किस तरह की पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है आजकल, क्योंकि हम आज में आ गए हैं। हम सुनते आए थे कि पहले इंडिया में राम मंदिर वगैरह का जब मूवमेंट चला तो यहाँ पे भी लोगों ने उसको सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने अपोज किया, ये सारी कहानियाँ सुनते आए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आज की तारीख में किस तरह की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जो ये डायस्पोरा, जिसको हम साउथ एशियन डायस्पोरा कह रहे हैं, वो लेके आया है? दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। एक तो कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, जब से 2001 में 2002 में गुजरात के बाद जैसा वहाँ पे वायलेंस और दंगे हुए, तो वो पॉलिटिक्स यहाँ पे आई हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि 2001-2 में जब 9/11 हुआ, और उसके बाद खास करके 2006 में जब लंदन के अंदर बमबारी हुई और उसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का नाम आया, तो दोनों तरफ से एक एक्सट्रीमिज्म ऑफ रिलीजन, जो कि एक मिलिटेंट वर्जन ऑफ द रिलीजन आप कह सकते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर होने लगा। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो स्टेट लेवल पे आ चुकी, नेशनल लेवल पे आ चुकी हिंदुस्तान के अंदर, उन लोगों को ये पॉलिटिक्स एक तरह से नेचुरल पॉलिटिक्स लगने लगी। यानी कि आपको अपनी रिलीजियस पे, आप समझ लीजिए मल्टीकल्चरिज्म का मतलब है असिमिलेट हो जाइए, इंटीग्रेट हो जाइए। और इन जो नई किस्म की पॉलिटिक्स हैं, इसमें असिमिलेशन इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है। तो अगर आप कट्टरपंथी मुसलमान हैं तो आप एक तरह से विजुअली भी उसको आप प्रेजेंट करते हैं, जैसे कपड़े आप पहनते हैं, जैसे आपके चेहरे पे दाढ़ी हो या आपने चेहरा कवर किया हुआ हो। या अगर आप हिंदू हैं तो फिर आप अपनी फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए एक अग्रेसिव किस्म से आप करना चाहते हैं, जो कि शायद आपको लीगल परमिशन हो या ना हो उस तरह की चीज़ करने के लिए। उसमें भी पहनावे और दिखावे में फ़र्क आया। अब देखिए कि हमने भी पहना है बचपन में कलावा, अभी भी पहनते हैं, मगर उससे अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को हमने पहले कभी नहीं जोड़ा था, जो आज लोग जोड़ते हैं। और फिर टीका लगाना, मंदिरों के अंदर भी हमने जो वीडियोस देखे अपने रिसर्च में, जिसके बारे में हम बाद में शायद बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि मतलब मंदिरों के अंदर भी अब काफ़ी रेडिकल किस्म की मैसेजेस, प्रीचर्स आते हैं जो कि हर किस्म की बात कहते हैं। एक वीडियो में तो वो कोई ख़ास प्रीचर भी नहीं थी, कोई ऐसी कॉमन लेडी थी। अब वो राम मंदिर का शिलान्यास जब हुआ तो वो वहाँ से लौट के आई, वो कलश वगैरह लेकर के, और मैं तो दंग रह गया। वो मंदिरों में यहाँ पे, और वो यूके की थी भी नहीं, वो तो आयरलैंड की थी। और उन्होंने मंदिरों में मंदिरों में जाकर के जिस तरह की बातें करी, उससे ये इंडिकेट होता है कि उनके मन में बिल्कुल क्लियर है कि मुस्लिम्स कैन नॉट बी इंडियंस। डॉक्टर सुबीर सिन्हा, मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ लंदन का जो मंजर देखा है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जब भी आया 30-35 साल पहले की बातें हैं, लेकिन ये कि बहुत कम ऐसा होता था कि इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पे बुर्क़े नज़र आएँ, इतनी बड़ी तादाद में मजहबी किस्म की दाढ़ियाँ नज़र आएँ। और आज तो मैं ये भी देखता हूँ कि जो आज नज़र आते हैं, साथ ही साथ ये है कि कुर्ते पजामे में, तहमद में, धोती में, लुंगी में, जो भी रीजनल ड्रेसेस लोगों के हो सकते हैं, उनमें भी लोग
आसानी से टहल रहे होते हैं, ख़ासतौर पर उन इलाकों में जो उनके इलाके हैं, यानी कि जहाँ बांग्लादेशी कम्युनिटी के लोग रहते हैं या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग रहते हैं या अफ़गान रहते हैं या सीरियन रहते हैं, या मैं दूसरों की तरफ भी बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि एक तरह से जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा है सब में, कि सब अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उनको खौफ भी नहीं है। मतलब एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट भी है यूनाइटेड किंगडम का जो मल्टी रेशलिज्म है उसमें, कि अब वो इस कदर सहज महसूस करते हैं, एट ईज़ महसूस करते हैं, कि जो वो बहुत सारी चीज़ें अपने मुल्कों में करते हैं धड़ल्ले से यहाँ पे भी कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे धक्का मुक्की है, बसों में चढ़ के जो है फ़ोन पे फिल्मी गाने सुन रहे हैं, वीडियो पे बातें कर रहे हैं, खाना शुरू कर दिया। होता ये था कि पहले कभी जो हमने देखा था, दो चार गोरे भी थे जो गुंडे किस्म के होते थे इधर उधर के, वो कर लिया करते थे, लेकिन आम तौर पे तमीज़ तहजीब से लोग इन सब चीज़ों को देखते थे। ख़ास तौर पर जो एशियन कम्युनिटी के लोग थे जो पहले आए थे, जिनकी तरफ आपने इशारा किया 1970s वगैरह में, जो ईस्ट अफ्रीका से आए थे, उन्होंने बहुत कमाल का डिसिप्लिन दिखाया था इस मुल्क में, एक मिसाल कायम की थी कि वो अच्छी तरह से एसिमुलेट हो गए थे और वो उन सारी नॉर्म्स का भी ध्यान रखते थे। लेकिन आज जो बहुत बार हम देख रहे हैं कि वो नॉर्म्स या जो भी तरीक़ेकार या जीने का जो स्टाइल होता है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सबको कह रहा हूँ एक साथ, ऐसा नहीं है कि खाली उसमें इंडियन ही है, बाकी लोग भी हैं, वो सब यहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं। और जब एक गोरा इंसान देखता है जो इस मुल्क में एक लंबे अरसे से रह रहा है, जो इस मुल्क को अपना समझता है, उसको एक इरिटेशन, सेंस ऑफ इरिटेशन होता है कहीं ना कहीं। इन लोगों के सिविक सेंस से भी परेशानी होती है। तो ये तो अपनी जगह है। मैं पॉलिटिक्स की तरफ वापस आना चाहता हूँ कि जो आपने देखा लेस्टर में, उसको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में रखिए कि सन 2022 में लेस्टर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के बीच एक कन्फ्रंटेशन होता है और ये समझा जाता है कि इस मुल्क में शायद इस तरह का कन्फ्रंटेशन इन दोनों मुल्कों के दरमियान या दोनों कम्युनिटीज़ के बीच शायद पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था। हुआ क्या था? देखिए, जैसे कि आप प्रेस में देखेंगे, गार्डियन या चैनल 4 की जो कवरेज आई थी कि 2022 में एक क्रिकेट मैच हुआ। क्रिकेट मैच इंडियन टीम जो है वो जीत गई। उस जीत के बाद जैसे आजकल हमारे इंडिया में ये फैशन चला हुआ है रोड शो करने का, तो वो गाड़ियों का काफिला निकला। गाड़ियों के काफिले में इंडियन फ्लैग्स थे और ये गाड़ियां जो है, लेस्टर अगर आप गए हो, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है वो शहर, मगर वो काफ़ी सेपरेट इलाके हैं। मतलब ये फलाना इलाका बिल्कुल मुसलमान और मोस्टली, और वहाँ पे आप देखेंगे भी लोगों को तो यू आर इन नो डाउट, और कोई और एरिया है मोस्टली हिंदू, और उसमें भी कोई डाउट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। एक तरफ मस्जिद हैं, एक तरफ मंदिर हैं, है ना। तो इस तरह से काफ़ी सेपरेट सेपरेट लाइव्स वाली शहर दिखाई पड़ती है। तो अगर एक काफिला निकला हुआ है और वो काफिला खास करके जो वहाँ पे खास मॉस्क्स हैं उनके पास जा करके शोर शराबा, वहाँ पे गाड़ियाँ रोक करके स्लोगनबाजी, नारेबाजी, पाकिस्तान मुर्दाबाद वगैरह, और इसमें और भी किस्म के स्लोगन्स जो कि आउट एंड आउट पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं। तो एक तो मतलब ये सारी चीज़ें 2022 के क्रिकेट मैच के बाद चालू हुआ। इसमें कहीं पे धक्का मुक्की हुई तो एक साइड के लोगों ने कहा अच्छा तुमने धक्का मुक्की करा है तो हम भी करेंगे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे चलने लगा कि भाई फलाने जगह पे सब लोग इकट्ठे हो जाओ, और दोनों साइड के खास करके यंग पीपल, वो उन यहाँ तो बंदूकें वगैरह मिलना मुश्किल ही है, डंडे, हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट, पत्थर, चाकू के की भी, मतलब ऐसा भी लोगों ने कहा कि चाकू वगैरह भी निकले थे, मगर हमें उसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिली। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा अब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आपने कहा हमें, तो सवाल ये कि डॉक्टर सुबीर सिन्हा लेस्टर में क्या कर रहे हैं और वो यहाँ पे ये जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हमें। तो इसमें है ये कि डॉक्टर सुबीर सिन्हा, आपने एक जिसको कहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग, पाथ ब्रेकिंग एक इन्वेस्टिगेशन किया, और भी लोग उसमें आपके साथ शामिल थे, इस मुल्क के बहुत अच्छे बड़े जिम्मेदार लोग, और आप लोग लेस्टर गए, इंक्वायरी की, और उसके बाद में एक आपने उस पर रिपोर्ट भी पब्लिश की, और आप लीड कर रहे थे उस इन्वेस्टिगेशन को। आपके और जो साथी थे वो भी एकेडमिक्स, स्कॉलर्स और जो यहाँ की सिविल लाइफ है उससे आते हैं, और वो अपने आप में एक मिसाल रिपोर्ट मानी जाती है, इसलिए कि मुझे और भी सोर्सेज से इतना पता लगा है कि अब
जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो आपकी रिपोर्ट पर एक नज़र रखती है ये समझने के लिए कि यहाँ पे जो एशियन कम्युनिटी है, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, और ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान किस तरह का फ्रिक्शन है उसको समझने के लिए, उस पॉलिटिक्स को जानने के लिए वो आपकी रिपोर्ट का सहारा लेते हैं। तो मुझे अब अपनी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने 2.5 साल वहाँ पे रिसर्च किया। हमारे साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर चेतन भट्ट भी जुड़े हुए थे, और हमारे साथ द मॉनिटरिंग ग्रुप, जो कि ब्रिटेन का प्रीमियर एंटी रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके संस्थापक सुरेश ग्रोवर साहब, वो हम 3 लोगों ने इसको डायरेक्ट किया। हमारे पास लोकल लेस्टर के लोग, कम्युनिटी लीडर्स और कम्युनिटी वर्कर्स ने, हमने उनको अपने टीम में शामिल किया। और हमारे पास 2 इंटरनेशनल एमिनेंट जूरिस्ट जिन्होंने यूएन वगैरह के लिए भी काम किया हुआ है, यूएस में वो बेस्ड थे, तो हमने न्यूट्रलिटी के लिए उनको भी इसमें शामिल किया। हमारे साथ 4 रिसर्चर्स थे। लेस्टर के अंदर कम से कम 10 कम्युनिटी वर्कर्स ने हमें हेल्प किया कि आप किन से मिले, कहाँ जाएं। तो 2.5 साल तक ये रिपोर्ट चला। इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, हमें धमकियां भी मिली। यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल को भी लिखा गया कि साहब इनको बर्खास्त कर दिया जाए, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें तो खैर चलती रहती हैं, मगर हमारी जो रिपोर्ट है, इसमें हमने 2-3 चीज़ों पे ध्यान दिया था। एक तो ये कि जो टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स है, वायलेंस जो है वो कब से चालू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इसको एस्टैब्लिश करना ज़रूरी था। क्योंकि लेस्टर की पुलिस फोर्स ने कोई ख़ास रिपोर्टेज नहीं किया था इस पे। लेस्टर के जो मेयर हैं उन्होंने हाथ झाड़ लिया। पहले उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए थे, एक गार्डियन में और एक चैनल 4 में, मगर उनको दोनों तरफ से जो है लोगों ने भला बुरा कहा, तो उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने कोई कम्युनिटी लेवल मीटिंग्स नहीं करी। सिटी काउंसिल में इक्का दुक्का लोग थे जो कि उन्होंने मतलब कोई पहल चलाई कि भाई दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ बैठ के जो है मामला सुलझाया जाए, मगर एट अ कम्युनिटी लेवल या लोकल काउंसिल लेवल या लोकल पुलिस लेवल इस तरह की रिकन्सिलिएशन वाली बात या कोई मतलब पहल हमने देखी नहीं। तो रिपोर्ट का मकसद ये था कि एक तो टाइमलाइन को एस्टैब्लिश करें, उसके अलावा टाइमलाइन के आगे और पीछे, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कहाँ पे जाके रहती है, कहाँ से लोग आते हैं, इंडियन कम्युनिटी के इनसाइड किस तरह की टेंशन्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के इनसाइड क्या टेंशन्स हैं, क्या ऐसा है कि सारे मुसलमान, सारे हिंदू आपस में अपोज्ड हैं, या किस तरह से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि लेस्टर हमारे लिए बहुत अहम था, इसलिए जैसे आपने पहले जिक्र किया कि ऐसा बहुत देखने को नहीं मिला यूके में, और हमको तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि मामला इसके आगे भी जा सकता था, तो ये कैसे रुक गया। और दूसरी बात यह कि लेस्टर में ही ऐसा मामला क्यों रुक गया, ब्रैडफोर्ड में भी हो सकता था, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी हो सकता था। लेस्टर में ही क्यों? जिस तरह की डेमोग्राफिक है वहाँ पे लेस्टर के अंदर, वैसी डेमोग्राफिक तो किसी और टाउन में नहीं है। लेस्टर में 50% से ज़्यादा हैं लोग नॉट ऑफ वाइट ब्रिटिश ओरिजिन, और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी भी बहुत पुरानी है। लेकिन सेपरेटिज्म जो हमने देखा वहाँ पे इलाकों के हिसाब से, वैसा मैंने मैनचेस्टर ब्रैडफोर्ड में भी हैं इलाके जो कि मोस्टली मुस्लिम हैं या मोस्टली हिंदू हैं, मगर फिजिकली सेपरेट एरियाज मुझे देखने को नहीं मिला था इस तरह से यूके की शहर में। और हमारे इंडियन टाउन्स में भी मैंने जहाँ पे भी आपको पता ही है कि मुस्लिम एरियाज लोग कहते हैं, मगर इतना ज़्यादा सेपरेट एरिया, एक इस तरफ और एक इस तरफ, गेटोइजेशन, बिल्कुल। गेटोइजेशन, और ये एक दिन में नहीं हो सकता है। दिस हैज़ टू हैव हैपेंड ओवर अ कोर्स ऑफ डेकेड्स, कि लोगों ने सेल्फ सिलेक्ट कर लिया कि सब हम मंदिरों के पास रहेंगे या हम अपने लोगों के पास रहेंगे। तो ये फीलिंग कि अपने लोग, दूसरे लोग, दोस्त, दुश्मन, इस टाइप की जो फीलिंग्स होती है, जो कि हर राइट विंग पॉलिटिक्स को अंडरलाई करती है एक तरह से, वो लेस्टर में उसका मिसाल सबसे साफ दिखाई पड़ा है कंपेयर टू एनी ब्रिटिश सिटी।